हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल दिल छू लेने वाली स्टोरीज में स्वागत है। आप सुन रहे हैं लेखिका नवजोत कौर द्वारा लिखित कहानी अजीब दास्तां है ये। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि वरदान और कल्पना की शादी से अरमान बौखला गया था। कल्पना कल्पना बहुत जोर से चिल्लाते हुए वो अंदर आ रहा था और कल्पना का वो पुकार रहा था। उसकी आवाज कल्पना और वरदान दोनों के कानों से टकराती है। कहीं ना कहीं कल्पना को पूरी उम्मीद थी कि वो वहां पर जरूर आएगा और इसके लिए वो पहले से खुद को तैयार कर चुकी थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी कसती है और फिर खुद को मजबूत करके नीचे आती है जहां गुस्से से भरा हुआ अरमान खड़ा था। कल्पना नीचे आती है और गुस्से से, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने मेरे घर में। वो जानबूझकर ऐसे बोलती है ताकि अरमान की नज़रों में बुरी बन जाए और अरमान उसके लिए अपनी जिंदगी खराब ना करे और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। वही कल्पना की बात सुनकर, उसका ये रूप देखकर अरमान को एक धक्का लगता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसके सामने खड़ी है और जो उससे इस तरीके से बात कर रही है वो कोई और नहीं कल्पना है। वो कल्पना जिसे वो बेहद प्यार करता है और वो कल्पना जो कभी उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती थी, वो आज उससे इतनी रूडली बात कर रही है। ये देखकर तो उसे और भी धक्का लगता है। कल्पना, वो हैरानी से बोलता है। उसके दिल पर क्या गुजर रही है ये बात कल्पना बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो जो भी कर रही थी अपने दोस्त के भले के लिए कर रही थी। वो अपने चेहरे पर सख्ती के भाव लाते हुए उसके पास जाकर, ये सब क्या है अरमान, क्यों तमाशा कर रहे हो यहाँ पर। इस बार वो और भी गुस्से से बोलती है। ऊपर अपने स्टडी रूम में बैठे वरदान को भी पता चल गया था कि अरमान आया है। वो उठकर नीचे आने लगता है पर उससे पहले ही कल्पना के शब्द उसके कानों तक भी पहुंचते हैं जो कि उसे भी हैरान कर देते हैं और वो अपने कदम वहीं रोक लेता है। नीचे कल्पना की बात सुनकर अरमान बेबसी से, मैं तमाशा बना रहा हूं मैं। अरे तमाशा तो तुमने बना दिया है। आखिर तुम कर क्या रही हो कल्पना, और क्यों कर रही हो, क्योंकि तुमने ये शादी, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ। वो एक के बाद एक उससे सवाल पूछता ही जा रहा था और उसके शब्दों में उसके अंदर की तकलीफ साफ झलक रही थी जो कि कल्पना भी समझ रही थी और शायद वरदान भी। इससे पहले कि अरमान अपनी बात पूरी करता, कल्पना बीच में ही अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए, एक मिनट, ये कैसे बेबुनियाद सवाल कर रहे हो तुम। अरे ये शादी मैंने क्यों की, इस बात से तुम्हें क्या मतलब है। मेरी मर्जी, मैं किसी से भी शादी करूं, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। वो अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोलती है, वो भी बहुत गुस्से से। जैसे जैसे वो बोल रही थी और जिस अंदाज में बोल रही थी वैसे वैसे अरमान का वो प्यार भरा दिल उसके लिए नफरत में बदलता जा रहा था, जैसा कि कल्पना चाहती थी। जहां उसकी आंखों में नमी थी वही अब उसकी आंखों में गुस्से के डोरे तैरने लगे थे। ऊपर कमरे में खड़ा वरदान भी कल्पना की बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि कल्पना को हुआ क्या, वो ऐसे क्यों बोल रही है। अरमान जो कल्पना की तरफ देख रहा था वो गुस्से से उसके करीब जाते हुए, मैं हैरान हूं कि तुम्हारा एक ये चेहरा भी है जिसे मैं आज तक देख नहीं पाया। वो उसे उसके दोनों कंधों से पकड़ते हुए, कितने चेहरे हैं तुम्हारे कल्पना, कितने, बोलो जवाब दो। इस बार वो और भी ज्यादा गुस्से से बोलता है। अरमान का कल्पना से इस तरह बात करना वरदान को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें कल्पना की तो कोई गलती नहीं है। वो तुरंत नीचे आने लगता है। इतने में कल्पना अरमान के दोनों हाथ अपने कंधे से झटकते हुए, दूर हटो मुझसे, अब मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरे करीब मत आओ। और क्या कहा तुमने कि मैंने ये शादी क्यों की, तो ये मेरी मर्जी है और मैंने अपना फायदा देखा है। वरदान का रुतबा, उसका स्टेटस, उसकी दौलत, ये ऐशो आराम और सबसे बड़ी बात उसका नाम, तुम्हारे पास क्या है। कल्पना बहुत घमंड से बोलती है। बस इतना काफी था अरमान का दिल पूरी तरह चूर चूर करने के लिए, कल्पना को उसकी नजरों से गिराने के लिए। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसकी कल्पना है। इतने में वरदान भी नीचे आ जाता है और वो भी शॉक्ड रह जाता है कल्पना की बातें सुनकर। तभी अरमान की नज़र वरदान पर पड़ती है। वो उसके पास जाते हुए, आज मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ भाई कि आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। आज आपकी वजह से ही इस लड़की का असली चेहरा मेरे सामने आ गया, वरना मैं पूरी जिंदगी इसके झूठे और फरेबी चेहरे से प्यार करता रहता। इसके लिए आपका जितना शुक्रिया करूं वो कम है। वो वरदान के गले लगते हुए बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि वरदान को कुछ समझ नहीं आता। कल्पना अपनी आंसू भरी नजरों से उसे जाते हुए देख रही थी।
वो तब तक उसे जाते हुए देखती रहती है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। जैसे ही अरमान उसके घर से बाहर निकलता है तभी वो झट से ऊपर जाने लगती है। पीछे खड़े वरदान की नज़र उसकी भीगी आंखों पर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कल्पना के कौन से रूप पर यकीन करे। उसने अरमान के साथ इस तरीके से बात क्यों की। कल्पना उसके पास से गुजर रही होती है तभी वरदान एकदम से उसकी बाजू पकड़ लेता है। कल्पना के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अपनी आंसू भरी नजरों से वरदान की तरफ देखती है। वरदान उसकी तरफ देखते हुए, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों खुद को उसकी नजरों में बुरा बनाया? ये पहली बार था जब वो उससे नरमी से बात कर रहा था। पर कल्पना एक झटके से अपनी बाजू छुड़वाते हुए, क्योंकि तुमने तो उसकी जिंदगी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मेरा दोस्त है, सच्चा दोस्त। मैं उसे ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। उसको उसकी लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। भले ही वो मुझसे नफरत करेगा लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ जाएगा ना, वरना तुमने तो उसे पूरा बर्बाद कर ही दिया था। बेहद गुस्से से बोलती है कल्पना और लंबे लंबे कदम भरते हुए ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। और जाते जाते छोड़ जाती है वरदान को असमंजस में। आखिर सही तो कहा था उसने, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी वरदान ने सहा, उसमें न तो कल्पना का कोई दोष था और ना ही अरमान का और ना ही वरदान के खुद का। अगर कुछ गलत था तो वो हालत गलत थे, स्थिति गलत थी। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर रहता है, फिर चाहे वजह कोई हो या जरिया कोई भी बने। फिलहाल तो वरदान उसकी बातों पर गौर करते हुए वही सोफे पर बैठकर कुछ गहरा सोचने लगता है। अगले ही पल वो अपना फोन निकालता है और अपने मैनेजर को फोन करते हुए, मेरी आज रात की लंदन जाने की टिकट बुक करो। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। ऊपर कमरे में कल्पना बिस्तर पर पड़ी आंसू बहा रही थी। एक ही तो दोस्त था उसका, वो भी आज उससे दूर हो गया। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और साथ साथ उसे वरदान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। नीचे वरदान भी यही सब सोच रहा था। इतने में एक नौकर उसके पास आते हुए, सर लंच रेडी है, आप कहे तो सर्व कर दूं? वो उससे पूछता है। तभी वरदान को एकदम से कल्पना का ख्याल आता है कि उसने तो कल रात से कुछ नहीं खाया है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हालांकि खाया तो वरदान ने भी नहीं था, पर उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। वैसे भी उसने अपनी फिक्र की ही कब थी जो वो अब करता। वो तुरंत अपने नौकर को बोलता है कि फटाफट से कल्पना के लिए खाना लेकर जाओ। उसकी बात सुनकर नौकर भी झट से खाने की प्लेट लेकर ऊपर कल्पना के पास जाता है। रो रोकर कल्पना का मन हल्का हो गया था। इस वक्त वो वॉशरूम में थी और अपना चेहरा धो रही थी। ठीक उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर नोक होता है। कल्पना टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए दरवाजा खोलती है। सामने खाना लिए नौकर खड़ा था। मैम, आपके लिए खाना। कल्पना एकदम से, मुझे नहीं खाना, ले जाओ वापस, ये कहते हुए वो दरवाजा बंद कर देती है। नौकर खाना लेकर वापस चला जाता है। वरदान जो सोफे पर बैठा था, उसकी नज़र नौकर पर पड़ती है जो खाना वापस लेकर आ रहा था। ये देखकर वरदान का दिमाग खराब हो गया था। वो एकदम से नौकर के पास जाते हुए, क्या हुआ, ये खाना वापस लेकर क्यों आए हो? वो उससे सीधा सवाल करता है। सर, वो मैम ने खाने से मना कर दिया है और बोला कि खाना वापस ले जाओ। नौकर अपनी गर्दन झुकाते हुए बोलता है। अगले ही पल वरदान उसके हाथ से खाने की प्लेट छीनता है और लंबे लंबे कदम भरता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था जिसे धकलते हुए वरदान अंदर जाता है। कल्पना निराश परेशान सी होकर सोफे पर बैठी थी। रो रोकर उसकी आंखें भी सूज गई थी। उसका खिला खिला चेहरा एकदम से बेजान हो गया था। कल्पना एक नज़र उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी नज़रें फेर लेती है। वरदान कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहता था, ना ही वो उस पर गुस्सा करना चाहता था। वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसके पास जाता है और खाने की प्लेट उसके सामने रखते हुए, खाना खाओ, वो सख्ती से बोलता है। कल्पना बिना उसकी तरफ देखे, मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मुझे नहीं खाना, और खबरदार जो तुमने मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की तो। वो भी गुस्से से बोलती है, मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, ये मुझे मत सिखाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप ये खाना खत्म करो। बिना किसी बहस के इस बार वो भी गुस्से से बोलता है। उसकी बात सुनकर कल्पना को और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसे घूरते हुए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते तुम? मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं, चाहे मैं भूखी क्यों ना मर जाऊं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
मुझे तुम्हारी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। अब मुझे बख्श दो, गुस्से से बोलती है कल्पना और फिर से अपना चेहरा फेर लेती है। एक पल के लिए तो वरदान उसे घूरता है, लेकिन अगले ही पल वो अपना फोन अपनी जेब से निकालकर किसी को फोन करते हुए, जी डॉक्टर। अब कैसी तबीयत है कल्पना के पापा की? वरदान ने फोन स्पीकर पर किया हुआ था। सामने से डॉक्टर उसे बताता है कि अब पहले से काफी सुधार है। अब वरदान क्या करने की कोशिश कर रहा है ये कल्पना की सोच से परे था। वरदान आगे बोलते हुए, एक काम कीजिए डॉक्टर, कल्पना के पापा का इलाज बीच में ही छोड़ दीजिए और वहां से चले चाहिए, वो बिना किसी भाव से बोलता है। ये सुनकर कल्पना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। सामने से डॉक्टर, बट सर, लेकिन अगर हमने ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया तो फिर उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर कल्पना ज्यादा डर जाती है। उसके पापा में तो उसकी जान बसती थी। वरदान उसकी तरफ देखकर, उनकी जान जाती है तो जाए, आई डोंट केयर, वो बहुत रूडली बोलता है। कल्पना जो बहुत घबरा गई थी वो एकदम से, आखिर चाहते क्या हो तुम? वरदान डॉक्टर से, मेरे अगले ऑर्डर का वेट कीजिए। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है और खाने की प्लेट कल्पना के सामने करते हुए, खाओ इसे। कल्पना को ना चाहते हुए भी वो प्लेट पकड़नी पड़ती है। हालांकि उसे भूख लगी थी, बस वो खाना नहीं चाहती थी। वो खाने की प्लेट पकड़ लेती है और वही सोफे पर बैठकर खाने लगती है। वरदान भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। कल्पना रोते हुए, बहुत बुरे हो तुम, बहुत ज्यादा। वो खाती जा रही थी और रोते हुए बोलती जा रही थी। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।